2024 में फिलीपींस की जो बजट एयरलाइन है सेबू पैसिफिक, उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। डिमांड फुल थी, लोग घूमना चाहते थे, लेकिन उनके पास उड़ाने के लिए जहाज ही नहीं थे। उन्हें वार्न किया गया था कि उनके 20 नए वाले प्लेन्स एयरबस के A320 नियो जेट्स उस जमीन पर ही खड़े रहेंगे। ऐसा क्यों? इंजन में बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ और सिर्फ सेबू पैसिफिक की नहीं थी। अगर आपने पिछले 2 सालों में इंडिया में फ्लाइट टिकट्स बुक की है तो आपने भी जरूर नोटिस किया होगा कि कैसे प्राइसेस आसमान को छू रहे हैं पहले के मुकाबले। इसका एक बड़ा रीजन वही इंजन वाला प्रॉब्लम है जो कि फिलीपींस वाली एयरलाइन के पास था। ये कहानी है प्रैट एंड विटनी के GTF इंजन्स की। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन यानी इंडिगो के 75 से ज्यादा प्लेन्स को जमीन पर बिठा दिया था। Let's shift our attention to the Indigo crisis. Indigo. I want printout for my cancellation. Now what I will do, you tell me. 12 घंटे से ऊपर हो गए। कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि दूसरे फ्लाइट है ही नहीं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि स्पाइसजेट की टोटल फ्लीट ही लगभग 50 प्लेन्स की थी, जिसकी आधे नंबर्स जमीन पे आ गए थे। और ऐसे ही एक एयरलाइन है जिसका नाम है गो फर्स्ट, जो कि पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई। और बस ये नहीं, जून 2024 तक दुनिया भर में 600 से ज्यादा प्लेन्स ग्राउंडेड थे इस तरीके से। लेकिन प्रैट एंड विटनी ने इतनी रिस्की टेक्नोलॉजी को आखिर मार्केट में उतारा ही क्यों? इसका जवाब है डेस्परेशन। 2010 तक एविएशन मार्केट में CFM का ही राज था। प्रैट एंड विटनी लगातार अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा था। उन्हें वापस आने के लिए कुछ तो रेवोल्यूशनरी करना ही था, तो उन्होंने कहा कि हम फिजिक्स ही बदल देते हैं। उन्होंने बनाया GTF यानी कि गियर्ड टर्बोफैन इंजन। तो देखो दोस्तों, पेपर पर ये जो नया इंजन था ये कमाल का था। 16% तक फ्यूल की बचत होती है, यानी कि एयरलाइंस के लिए बहुत सारा फायदा होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत थी, नई टेक्नोलॉजी को मैच्योर होने में ही दशक लग जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रैट एंड विटनी ने R&D का काम लैब से ज्यादा हवा में किया। इसका मतलब क्या होता है? यानी हमारे और आपके जैसे जो पैसेंजर्स हैं वो अननोइंगली इस नई टेक्नोलॉजी के बीटा टेस्टर बन गए थे। वजह बताई गई कि एक छोटी सी पाउडर मेटल कंटामिनेशन है जिसके कारण दिक्कत आने लग गई है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था जिसके कारण इंजन के जो डिस्क होते हैं उसमें क्रैक आने लग गए थे। सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा है ना? है भी, पर दोस्तों जरा डिटेल में समझते हैं ये पाउडर मेटल बला आखिर है क्या ये चीज। देखिए, जेट इंजन्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं जब वो हवा में चल रहे होते हैं, इतना गर्म कि जो नॉर्मल लोहा होता है वो तो पिघल ही जाएगा। इसलिए इंजीनियर्स ने पाउडर्ड सुपर एलॉयज का यूज करना शुरू किया। ये मेटल को पीस कर हाई टेम्परेचर पर हाई प्रेशर में इतना जोर से दबा देते हैं कि वो एक्सट्रीम हीट को बर्दाश्त करने लायक हो जाता है। तो आखिर गलती कहां पे हुई? प्रैट एंड विटनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, वहां ये जो पाउडर बन रहा था जिसको इतनी जोर से दबाना था, उसमें माइक्रोस्कोपिक गंदगियां रह गई थी। इमेजिन कीजिए कि आप चाय बना रहे हैं और जब उसे छानते हैं आप, तो जो छन्नी है उसी में छेद है। रिजल्ट ये होता है कि चाय के अंदर ही चाय पत्ती भी आ जाएगी। और यही कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हुआ। वो जो माइक्रोस्कोपिक दाने थे वो इंजन के टर्बाइन डिस्क में फंस गए थे। तो जब प्लेन हवा में उड़ा और स्ट्रेस बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो वहीं पे वो जो दाने होते हैं वहां से क्रैक्स आने शुरू होने का रिस्क हो जाता है। एक छोटी सी गलती और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है और कितनी ही जिंदगियां भी रिस्क पे जा सकती हैं। लेकिन इस क्राइसिस में एक फाइनेंशियल ट्विस्ट आता है। आपको मैं बता दूं, ज्यादातर जो एयरलाइंस होती हैं वो इंजन को खरीदती ही नहीं है, वो उसे एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलाती हैं। इसे कहते हैं पावर बाय द आवर का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट 1960s में रोल्स रॉयस ने शुरू किया था ताकि जो रिस्क होता है वो शेयर हो सके। आज के जमाने में प्रैट एंड विटनी इसे कहते हैं इंजन वाइज, लेकिन बात वही है। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। सोचिए, आपने एक नई मारुति सुजुकी की गाड़ी ली और उसके जो इंजन होता है वो आपने कहा कि मैं सेपरेटली मैकेनिक से डील कर लेता हूं। आप उससे बोलते हैं कि मैं तेरे को इंजन के पैसे नहीं दूंगा, मैं जितने घंटे गाड़ी चलाऊंगा उस हिसाब से मैं तेरे को इंजन का रेंट दे दूंगा, बदले में मेंटेनेंस तेरी जिम्मेदारी। और कल को अगर इंजन बढ़िया चला तो सबका फायदा है, लेकिन अगर इंजन नहीं चला तो जो प्रॉब्लम आएगी वो तू भी उतनी ही भाई साहब उठाना। अगर नुकसान मेरा होगा तो पूरा मैं नहीं लूंगा, थोड़ा तू भी लेना। एयरलाइंस खासकर इंडिगो इसी मॉडल पे जाते हैं। वो इस मॉडल को काफी पसंद करते हैं। उन्हें पता होता है कि उड़ान के हर घंटे का खर्चा एकदम फिक्स्ड है। कोई अचानक से 10-15 करोड़ या 100 करोड़ या 1000 करोड़ का बड़ा सारा डैमेज नहीं आ जाएगा। और हाँ, एविएशन की दुनिया में सिर्फ 2 बड़े प्लेयर्स हैं जो कि इस तरह के इंजन बनाते हैं। एक है CFM, इसे आप एविएशन का कोक समझ सकते हैं। पुराना है, रिलायबल है, लेकिन थोड़ा सा हेवी है। दूसरा है प्रैट एंड विटनी, इसे आप पेप्सी समझ सकते हैं। नया टेक्नोलॉजी है, लाइट वेट है और फ्यूल सेविंग का वादा भी है। जब आप एयरबस A320 का नया जेट खरीदते हैं तो आपके पास तीसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो हमारी जो गो फर्स्ट नाम से एयरलाइन थी जो बैंकरप्ट हो चुकी है, उसने कहा कि हम पेप्सी लेंगे क्योंकि फ्यूल बचेगा। लेकिन इंडिगो ने कहा कि हम रिस्क नहीं लेंगे, हम आधा कोक खरीदते हैं, आधा पेप्सी खरीदते हैं। आज वही डिसीजन इंडिगो का सेफ्टी का नेट बन गया है। अच्छा, पर ये जो मैंने आपको बताया ना GTF नाम से इंजन होता है, उसमें जो गियर्ड शब्द है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनली जो जेट इंजन होते हैं उनमें पंखा होता है, टर्बाइन होता है और दोनों सेम स्पीड पे घूमते हैं। लेकिन प्रैट एंड विटनी ने कहा कि हम बीच में गियर बॉक्स लगा देते हैं।
इससे आगे का पंखा धीरे घूमेगा और पीछे जो टरबाइन होता है वो और ज्यादा तेजी से घूमता है। पेपर पर ये इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन रियलिटी में ये टेक्नोलॉजी इंडियन एनवायरनमेंट के लिए तैयार ही नहीं था। इंडिया और मिडिल ईस्ट की जो हवा होती है उसमें धूल और पोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो इंजन एक वैक्यूम क्लीनर की तरह उस हवा के साथ साथ पोल्यूशन और धूल को भी अंदर खींच लेता है। तो दोस्तों, जो नए हाईटेक इंजन होते हैं उनमें जो कूलिंग होल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ये धूल वहां जाकर के जम जाती है, उन्हें ब्लॉक करने लग जाती है और इंजन के अंदर सैंड पेपर का काम करती है। यूरोप की जो साफ हवा होती है जहां पे इंजन 10,000 घंटे चलता है, दिल्ली की हवा में वही इंजन 3, 4, 5,000 घंटों में दम तोड़ने लग जाता है। यानी हमारा पोल्यूशन सिर्फ हमारे लंग्स को ही प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, वो प्लेन के जो लंग्स होते हैं उन्हें भी खराब कर रहा है। इसके अलावा एक और एंगल है जिसे कहते हैं यूटिलाइजेशन रेट। इंडियन एयरलाइंस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती हैं। हमारे प्लेन सुबह से रात तक नॉन स्टॉप हवा में उड़ते हैं। एक ही प्लेन दिन में 6 से 8 तक फ्लाइट्स करते हैं। यूरोप या यूएस में ऐसा नहीं होता है। इंडियन पायलट्स को अक्सर फुल थ्रॉटल यूज करना पड़ता है जल्दी क्लाइंब करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय तक प्लेन हवा में उड़े और ज्यादा से ज्यादा ट्रिप की जा सके। तो ये जो डेलिकेट इंजन हैं इंडिया की गर्मी और लोड में जल्दी जवाब दे देते हैं। ऐसा चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं सीन वो वाला है कि हमने फरारी को ट्रैक्टर की तरह रगड़ना शुरू कर दिया है और रिजल्ट ये होता है कि कल को इंजन फेल होता है तो उसके रिपेयर का भी जो टाइम होता है वो 60 दिन से बढ़कर के 300 दिन तक पहुंच जाता है। तो अब आप सोचेंगे इतने दिन रुकने से अच्छा है कि नया इंजन ही ले ले। यहाँ एंट्री होती है जियोपॉलिटिक्स की। जेट इंजन बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है एक मेटल जिसको कहते हैं टाइटेनियम। दुनिया का सबसे बड़ा टाइटेनियम का प्रोड्यूसर कौन है? रशिया। यूक्रेन वाला वॉर जब शुरू हुआ उसके बाद सप्लाई चेन ही पूरी टूट गई। अमेरिकन कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल ही शॉर्ट हो गया। इस वजह से एयरलाइंस को वो करना पड़ा जो इंडस्ट्री में कैनिबलाइजेशन कहलाता है। एयरलाइंस ने अपने ही ग्राउंडेड प्लेन्स के पार्ट्स को निकाल करके उड़ने वाले प्लेन्स में लगाना शुरू कर दिया। एक प्लेन को जिंदा रखने के लिए दूसरे प्लेन की लाश को नोचना पड़ रहा है। लेकिन दर्द यहाँ खत्म नहीं होता है। एयरलाइंस के बिजनेस का एक और हिडन सच है जिसे कहते हैं सेल एंड लीज बैक। जब इंडिगो या गो फर्स्ट एयरबस से नया प्लेन खरीदती हैं तो वो उसे अपने पास नहीं रखती हैं, वो उसे तुरंत एक लेसर कंपनी को बेच देती हैं और वही प्लेन उनसे किराए पर वापस ले लेती है। फायदा ये कि एयरलाइन को तुरंत कैश मिल जाता है, लेकिन नुकसान ये होता है कि अब वो प्लेन उनका नहीं है, वो सिर्फ किराएदार हैं। गो फर्स्ट के साथ यही हुआ। उन्होंने इंजन्स के भरोसे पर प्लेन्स को रेंट पे लिया था, लेकिन जब इंजन्स फेल हुए तो लेसर्स ने कहा कि मुझे हर महीने की 1 तारीख को अपना किराया तो वापस चाहिए ही चाहिए। ये वो ईएमआई का ट्रैप है जिसमें गो फर्स्ट फंस गई। इसलिए गो फर्स्ट सिंगापुर गई, उन्होंने केस किया और वो केस जीत भी गए। कोर्ट ने ऑर्डर किया प्रैट एंड विटनी को कि तुम तुरंत इन्हें इंजन सप्लाई करो, इनकी गलती नहीं है। लेकिन प्रैट एंड विटनी ने कहा कि सप्लाई चेन टूटी हुई है जी, हम इंजन पैदा नहीं कर सकते। और इस तरह एक ग्लोबल जाइंट ने एक इंडियन एयरलाइन को मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन है, डाइवर्सिफिकेशन। गो फर्स्ट ने अपने सारे के सारे अंडे एक ही टोकरी में डाल दिए थे। उनका पूरा फ्लीट सिर्फ और सिर्फ प्रैट एंड विटनी के इंजन पर चल रहा था। जब वो फेल हुआ तो गो फर्स्ट 100% पैरालाइज हो गई। दूसरी तरफ इंडिगो हमेशा स्मार्ट था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने डुअल इंजन स्ट्रैटेजी अपनाई। उनके पास राइवल कंपनी के CFM के इंजन भी थे और जब क्राइसिस आया तो इंडिगो के एक हाथ पे चोट जरूर लगी थी, लेकिन उसका दूसरा हाथ अच्छे से काम कर रहा था। इसका असर आम आदमी पर क्या हुआ? टिकट प्राइसेस। जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। आपने जो फ्लाइट्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए उसका एक बड़ा हिस्सा इंजन क्राइसिस की वजह से है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि अमेरिका की स्पिरिट एयरलाइंस, यूरोप की विज एयर, ये सभी इस चक्कर में परेशान है। प्रैट एंड विटनी की पेरेंट कंपनी है RTX और उसका स्टॉक अगर आप देखोगे ना, वो भी जम के पिटा इस दौरान में। उन्हें बताना पड़ा कि गलती को सुधारने में 3 साल लगेंगे और $3 बिलियन खर्च होंगे। लेसन क्या है? पावर बाय द आवर का मॉडल कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन इस क्राइसिस ने सिखा दिया है कि एफिशिएंसी के पीछे भागते वक्त रेजिलियंस को मत भूलो। इंजीनियरिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं बाथटब कर्व। हर नई मशीन शुरुआत में बहुत ज्यादा खराब होती है, फिर सालों तक वो परफेक्टली चलती है। GTF की जो इंजन हैं वो भी दर्दनाक शुरुआती फेज में है अभी कहीं ना कहीं। शायद 5 साल बाद यही इंजन दुनिया के सबसे बेस्ट इंजन होंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या तब तक एयरलाइंस जिंदा रहेंगी सारी? अच्छी बात यह है कि क्राइसिस अब सुधरने लग गई है, काफी एयरलाइंस को इंजन मिलने लग गए हैं। पर इतना जरूर ध्यान रखिएगा, अगली बार जब आप एयरपोर्ट पर किसी भी प्लेन के इंजन को कवर लगे हुए देखें तो समझ जाइए कि वो सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक टूटा हुआ हिस्सा है। ये वो मेटल का डब्बा है जो पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है। देखने के लिए शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड। ग्रो एज पर हम फिर मिलेंगे।